नमस्कार। आज का विषय इतिहास कक्षा द्वादशी कला वर्ग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर्णिम भारत के बारे में, और जिसमें प्रकरण आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल, सबसे पहले हम बप्पा रावल का चित्र देखते हैं। बप्पा रावल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। हमारे भारतीय इतिहासकार डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि कालभोज नामक एक शासक को दी गई उपाधि है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि कालभोज नामक को बप्पा रावल की उपाधि किसने और क्यों दी। तो उसका उत्तर हमारे मारवाड़ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती एक पुस्तक मुणोत नैणसी की ख्यात। मुणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार कहा गया है कि वह ऋषि हारित राशि, यानी ऋषि हुए हैं हारित राशि की वे गाय चराया करते थे, और बप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर हारित राशि ने भगवान महादेव को प्रश्न कर उनके लिए मेवाड़ की राज्य की मांग की, अर्थात उनको मेवाड़ का राजा बनाने के बारे में कहा। देखिए समय किस प्रकार बदलता है, हरित राशि की बात किस प्रकार सत्य होती है। तो बप्पा चित्तौड़ के शासक, उस समय चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे मानगोरी की सेवा में चले गए। इसी समय मानगोरी के ऊपर अर्थात मेवाड़ के ऊपर मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा मान ने अपने सामंतों से कहा कि विदेशी सेना का मुकाबला करें, किंतु सबने उस विकट परिस्थिति में मान सिंह का हौसला अफजाई ना करते हुए मना कर दिया। ऐसी स्थिति में अंत में बप्पा रावल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए, और अपने अद्भुत साहस और पराक्रम को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में दिखाया। और कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी उनके सामने टिक नहीं पाए, और यहाँ तक कि वे विदेशी आक्रमणकारी सिंध की ओर भागने लगे, और शत्रुओं का पीछा करते हुए बप्पा राजधानी यानी अरबों की राजधानी गजनी तक पहुंच गए। गजनी के शासक हुआ करते थे सलीम को हराकर बप्पा ने अपने भांजे को वहां का सिंहासन पर बिठा दिया, यानी वहां का राजा अपने भांजे को बना दिया। कहा जाता है बप्पा ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह किया, और जब वे पुनः चित्तौड़ लौटे, सलीम की पुत्री के साथ विवाह कर जब वे चित्तौड़ लौटे तो स्थिति बदल चुकी थी। चित्तौड़ के राजा मान और सामंतों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया, और कहा जाता है कि कई सामंत दरबार छोड़ के चले गए। इनमें थे बप्पा रावल। इन विद्रोही सामंतों ने बप्पा को शासक बनने के लिए राजी कर दिया, और 734 ईस्वी में बप्पा ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की। बप्पा चित्तौड़ पर अधिकार कर चुके थे, और उन्होंने बप्पा रावल को उस समय 3 उपाधियों से नवाजा गया था। उन्हें हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे, ये तीनों उपाधियां उन्होंने धारण की। 50 वर्ष की आयु में बप्पा ने खुरासान पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की, और उस क्षेत्र पर भी अपना अधिकार प्राप्त किया, और वहीं कहा जाता है उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार डॉक्टर ओझा कहते हैं कि बप्पा की मृत्यु नागंदा में हुई, इसी कारण वहाँ उनकी समाधि स्थल बनी हुई है, और आज भी वो समाधि स्थल बप्पा रावल के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। बप्पा रावल ने अपने पूर्वजों की भांति ही सोने के सिक्के चलवाए, और कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा और वैभव का वे प्रतीक हुआ करते थे। 115 ग्रेन के उनके सिक्के दोनों तरफ, जिनमें कामधेनु अर्थात गाय, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी और एक दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, त्रिशूल आदि इस प्रकार के सिक्कों पर अंकलन थे। इतिहासकार सीवी वेद ने भी बप्पा रावल के बारे में उनकी तुलना सीवी वेद ने उनकी तुलना तो चांसलर मार्टल के साथ की है। चांसल मार्टर कौन था? चांसल मार्टर एक फ्रांसीसी सेनापति था। कहा जाता है कि मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित करने वाला चांसल मार्टल ही था, अर्थात बप्पा रावल की तुलना चांसल मार्टल से की गई। उनकी शौर्य की चट्टान के सामने कहा जाता है कि अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चूर चूर हो गया। उसके अस्फन, हान, कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, काफरिस्तान,
आदि पश्चिमी देशों के शासकों को पराजित कर उन्हीं की पुत्रियों के साथ बप्पा रावल ने विवाह किया। बप्पा रावल के और कहा जाता है कि बप्पा रावल के सैन्य ठिकाने के कारण ही आज पाकिस्तान के एक शहर का नाम रावलपिंडी रखा गया। रावलपिंडी बप्पा रावल का एक सैन्य ठिकाना हुआ करता था। अब आता है तुर्क आक्रमण, तुर्कों की स्थिति। यानी कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, अर्थात मुगल आक्रमण 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 8वीं शताब्दी से लगाकर 2 वर्ष तक यानी 10वीं शताब्दी तक किसी प्रकार के मुगल आक्रमणों से भारत सुरक्षित था, परंतु 10वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर यानी प्रारंभ में ही भारत पर मुगलों का आक्रमण प्रारंभ हो गया। और इस बार अरब नहीं बल्कि कौन आए? तुर्क आए। तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क जो था वो प्रथम तुर्क गजनी का शासक, यानी गजनी का शासक जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में अपने साम्राज्य को बढ़ाने की दृष्टि से भारत पर प्रवेश प्रारंभ किया। और कहा जाता है कि उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर भारत के शाह वंश के एक योग्य राजा जयपाल शासन किया करते थे। लंबे संघर्ष के बाद और धोखे और षड्यंत्र से सुबुक्तगीन विजयी रहा और उसने लमधान से पेशावर तक जो है भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। पेशावर पाकिस्तान में आया प्रदेश है। और 997 ईस्वी में उन्होंने, कहा जाता है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके पुत्र इस्माइल और मोहम्मद गजनी क्रमशः गजनी के शासक बने। गजनी एक स्थान का नाम है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों की बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें 1025 के अंदर सबसे आक्रमण जो सोमनाथ के मंदिर गुजरात पर किया गया था। कहा जाता है कि उसके 16 आक्रमण भी इतने सर्वाधिक कुख्यात थे। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की खबर जब सुनी तो वहाँ के शासक हुआ करते थे भीमदेव, गुजरात के शासक भीमदेव अपने अनुयायियों सहित कहा जाता है कि राज्य को छोड़कर चले गए। लेकिन वहाँ के लोग, पंडित ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके मन में एक आस्था थी कि भगवान सोमनाथ की उपस्थिति के कारण वो पूर्णतः सुरक्षित है, अर्थात गजनवी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी स्थिति में परिस्था के अनुसार कहा जाता है कि सोमनाथ के लोगों ने गजनवी के सैनिकों के साथ बहुत भीषण संघर्ष किया। उन्होंने पहले दिन आक्रमणकारियों के साथ ऐसा प्रतिरोध किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। दूसरा दिन भी इसी प्रकार रहा। शत्रु सेना नगर के परकोटे यानी दीवारों पर चढ़ने में सफल हुई, किंतु नगर के रक्षकों ने उन्हें वापस उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तीसरे दिन भी भयंकर प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, जिसमें अपनी सेना को बिखरता देख मोहम्मद खुदा की मदद के लिए इबादत करने लगा, यानी अपने अल्लाह से सहायता मांगने लगा। इब्न उल असीर, जो मुस्लिम पुस्तक इब्न उल असीर के अनुसार कहा जाता है कि हिंदुओं का प्रदर्शन बहुत शक्तिशाली रहा। उनकी आस्था जो थी वो गजनी के सेना के सामने पूर्ण रूप से शक्ति के साथ प्रदर्शित कर रही थी। और कहा जाता है कि झुंड के झुंड सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करते रहे और यहाँ तक कि कहा जाता है कि हिंदुओं ने प्रण ले रखा था कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे, यदि कुछ ही जीवित रहे तब भी। और अंततः और कत्लेआम की आज्ञा दी गई। कहा जाता है कि 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। विजय के बाद मोहम्मद ने स्वयं सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा और टुकड़ों को गजनी यानी मक्का और मदीना भिजवाया गया और वहाँ के प्रमुख मस्जिदों के अंदर उनको सीढ़ियाँ बनाने के लिए उपयोग में लिया गया, जिससे उसके ऊपर चलकर उनके सामने प्रदर्शित किया जा सके कि हमने भारत पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद का अंतिम आक्रमण कहा जाता है 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ।
क्योंकि पिछले आक्रमण के समय सोमनाथ से गजनी लौटते समय उसे इन लोगों द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी, यानी उसमें उस बीच में काफ़ी अंतर रहा दूसरे आक्रमण के बारे में। फिर कहा जाता है कि 1177 में इधर गोर के शासक गयासुद्दीन जो है वो गजनी पर अधिकार कर लिया और उसके छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया गया। यही शिहाबुद्दीन जो इतिहास में मईजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोरी महत्वाकांक्षी शासक था। गजनी का शासक बनने के बाद वह भारत पर आक्रमण करने का उस गोरी ने निश्चय किया। इसके बाद वह भारत के आक्रमण के लिए प्रारंभ हुआ और कहा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने के उसके कुछ विशेष उद्देश्य थे, जिसमें पहला था धन संपदा को प्राप्त करना, अर्थात वह भारत की वैभवपूर्ण धन संपदा यानी आर्थिक समृद्धि से जानकार था और उसे प्राप्त था कि भारत में बहुत अधिक धन जो है उसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, साम्राज्यवाद के विस्तार की महत्वाकांक्षा, वह अपने साम्राज्य को भी बढ़ाना चाहता था। तीसरा है पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना, यानी वह इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना चाहते थे। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण, इस्लाम धर्म का प्रचार, अर्थात वह इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए भी भारत को जीतना चाहते थे। तो आज हमने पढ़ा मोहम्मद गजनी, तुर्की आक्रमण और सर्वप्रथम बप्पा रावल के बारे में। कल हम चढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आज जो हमने पढ़ा उसके कुछ प्रश्नोत्तर जो हमें घर पर बैठकर हल करने हैं। पहला प्रश्न, गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर, बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधि से किसे सुशोभित किया गया था? तो बप्पा रावल की उपाधि से कालभोज नामक शासक को सुशोभित किया गया था। तीसरा प्रश्न, मुड़ोत नैन्सी की ख्यात में बप्पा रावल किसकी गायें चराया करते थे? उत्तर, मुड़ोत नैन्सी की ख्यात में बप्पा रावल हाहित राशि की गायें चराया करते थे। चौथा प्रश्न, इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? उत्तर, इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चांसलर मार्टल से की है, जो एक फ्रांसीसी सेनापति था। पांचवा प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए और उनका अंतिम आक्रमण किस वर्ष और कौन से स्थान पर था? उत्तर, मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किए और उनका अंतिम आक्रमण 17वां 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। प्रश्न क्रमांक 6, गजनी का शासक बनने के बाद मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे? तो गजनी का शासक बनने के बाद मोहम्मद गोरी का उत्तर भारत पर आक्रमण करने का पहला, धन संपदा प्राप्त करना। दूसरा, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। तीसरा, पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना। और चौथा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। धन्यवाद। आज हमने बप्पा रावल, तुर्क आक्रमण के बारे में अध्ययन किया। कल हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।